टीवी में मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। गो के सारी कौम न्यूजीलैंड की टीम के दौरे के मनसूख होने से ही सदमे में है और बड़ी तशवीश की लहर यह है कि पाकिस्तान के साथ जो सलूक क्रिकेट के हवाले से हुआ, क्या न्यूजीलैंड ने किया, उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसके बाद जो है वो सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए कि अपना दौरा मनसूख कर दें। इस पर गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट पर। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के ब्लड में है और क्रिकेट के सबब बहरहाल हमारा झंडा आपको पता है कि पूरी दुनिया में लहराया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कप्तान थे। और ये जो बड़ी तैयारियों के बाद जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया है आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, बोर्ड के वानी पर, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो पीटीआई के दो वज़रा एक बार फिर गिरजे और बरसे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और उन्होंने कहा यह जाता है कि तमाम हुदूद पास कर दी। यहाँ तक कहने लगे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को बड़े मियाँ यानी नवाज शरीफ साहब की जेब की घड़ी और छोटे मियाँ यानी शहबाज शरीफ साहब की छड़ी करार दिया है। ये आदम सवाती साहब और बाबर अवान ने, मैंने कहा ना कि किस तरह गिरजे बरसे इलेक्शन कमीशन पर। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। सबसे पहले ये बात पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। जो साबिक डिप्टी स्पीकर नून के जावेद अब्बासी साहब वो भी शामिल हैं और आपके सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये इलेक्शन कमीशन के कहने पे जाते हैं और जाके इलेक्शन एक्चुअली होता हुआ अपनी आंखों से मुलाहिजा करते हैं। इसलिए ये कहना कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा है धांधली के लिए, ये वाकयाती तौर पे, तारीखी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी गलत बात है। मशीन से क्यों डर? वो जो टीटी के मामलात के अंदर मुलव्वस है, जिसके खिलाफ दर्जनों केस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं और जो कह रहे हैं कि लंदन में, पाकिस्तान में क्या उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी, लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, राज पर्दे में है। मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप घड़ी हैं, लेकिन आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर बात यही नहीं बल्कि सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में तो हमारे आदम सवाती साहब ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, उसका भी नोटिस दिया गया था। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा था। हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून अटॉर्नी जनरल रहे मोहतरम इरफान कादिर साहब हैं। कादिर साहब, ये क्या हुआ है? ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हमारे आदम सवाती ये कहें कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, बाबर अवान और ये कहने लगे कि एक नवाज शरीफ की जेब की घड़ी और पता नहीं छड़ी, और ये तो आई थिंक क्या इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकता है? एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और व्हाई दे आर सो होस्टाइल? इरफान कादिर साहब जी, मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनकी कोई ग्रीवेंस है या ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टिजन है और इनके पास कोई एविडेंस है और ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान जो है कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका आइन में फोरम है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अगर ये उस तरफ रजू नहीं करते और खाली ज़बानी खर्च में ये बातें इस तरह करेंगे तो फिर तो ये इलेक्शन कमीशन को तो कम डैमेज करेंगे, अपने आप को डेफिनेटली अपनी साख जो है उसको मजरू करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह को अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पे कि सिर्फ बयानबाजी किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम लोगों को या इलेक्शन कमीशन को दलील करें, बल्कि दलील से कायल करें तो बेहतर है। दलील के साथ बात होनी चाहिए। ये जो एक तरीका कार है कि जी दूसरे को आप उसके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, तो ये चीज जो है मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट इन गुड टेस्ट।
इरफान गाजी साहब, ये भी तो है कि ये यानी खान साहब ने चले अपोजिशन में थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन था जिसके सबब पीटीआई इलेक्शन भी जीती। बाद में भी जो इलेक्शन होते रहे वो सब कुछ होता रहे, बल्कि उल्टा अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही। ये दिलचस्प बात नहीं क्या आपके ख्याल में ये सबब कि जो कंटोनमेंट इलेक्शन से कुछ सदमा हुआ है? और फिर ये कि ये वोटिंग मशीन ये वाकई ऐसा इशू है जिस पर पीटीआई इस कदर क्यों बज़िद है, जबकि मुमकिन भी नहीं है कि 6 लाख मशीनें गालिबन 1.5 बिलियन की डॉलर की मंगाना 1.5 साल रह गया है। कादिर साहब जी, बात यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है, हुकूमत का मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का। और अगर इलेक्शन कमीशन वाकई समझती है कि ये ऐसी चीज नाफिज करना चाह रहे हैं जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बतौर इलेक्शन कमीशन के वो अंडरमाइन हो सकता है या जियोपर्डाइज हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली उनको चूंकि आइन में इख्तियार है, और आइन में सिर्फ यही इख्तियार नहीं है बल्कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये लिख दिया गया आइन में कि तमाम पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट करेंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के आइन में लिखा गया है। जी, अगर मैं ये कहूँ मोहतरम कादिर साहब कि इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमिश्नर साहब इस बात का राइट रखते हैं कि उनको बराह रास्त जब 2 शरीफों की घड़ी और छड़ी करार दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन दोनों मिनिस्टरों के खिलाफ करें? हाँ, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि ये एक शतरंज की गेम चल पड़ेगी अगर इस तरह होता है, और वो एक स्टेलमेट रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो आपकी इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है, और पावर जो कंटेम्प्ट की दी गई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दी गई, वो तो पूरे इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और जब तक के 5 सारे मेंबरान मुकम्मल नहीं होते तमाम सूबों से, तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होती। और अगर ये कंटेम्प्ट का उन्होंने कोई नोटिस दिए तो उस पे इन्होंने डेफिनेटली वो चीज को चैलेंज करेंगे कोर्टों में। और ये जो कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 जो कि इलेक्शन एक्ट में बाय रेफरेंस उसका जिक्र किया गया है, लेकिन दर हकीकत 2003 का जो ऑर्डिनेंस है 2003 में, और फिर जो नया ऑर्डिनेंस आया था वो दिसंबर में रिपील हो गया था, और उसके बाद 2004 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस आया था और वो 2004 में रिपील हो गया था। तो इसको एक गलत जजमेंट के जरिए इन्होंने जफा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि बस हमें तो 2003 का ही कानून है, उसी के तहत हम चलेंगे, जबकि कानून शुक्रिया। मेरे साथ और बड़े सीनियर सीजन्ड लॉयर हैं और प्रोफेशनली लॉयर ही रहते हैं, वो बारें और वो जो जलसे जुलूस वाले हमारे नहीं हैं, मोहतरम सलमान राजा साहब। आज यानी मुझे कुछ हैरत हुई है कि खैर और उस हवाले से मैं कहना भी नहीं चाहता कि पीटीआई के वज़रा क्यों एक मशीन के मसले पर इतने गिरफ्त बैठा है, लेकिन बराह रास्त तौर पर अच्छा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है, इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा है। और चारों सूबों से अरकान होते हैं, इलेक्शन कमीशन को कहते कि ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे कि जैसे एक बड़े मियाँ की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं। बल्कि सवाती साहब तो ये कहने लगे थे, एक बार पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ही को आग लगा देनी चाहिए। तो ये जो है कि इलेक्शन कमिश्नर लीगली इस बात का राइट रखता है कि वो इसका कंटेम्प्ट में आए, ये नोटिस दे। जी, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी तौर पे हमारे मुल्क के मोतबर तरीन इदारे और मोतबर तरीन ओहदा है। अब इस हवाले से अगर कोई जुबान इस्तेमाल की जाती है तो पूरा आईनी निज़ाम जो है उस पर एक सवाल का निशान पैदा होते हैं। आपकी जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन है, और जो कि इलेक्शन कमीशन मुनक्किद करता है। अफसोस का मकाम है, आपका जो सवाल है कि क्या कानून में तौहीन की गुंजाइश मौजूद है तौहीन के हवाले से कार्रवाई करने की, तो उसका जवाब है कि है। इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन कमीशन को वो तमाम इख्तियारात अता करता है जो किसी भी अदालत को तौहीन अदालत के हवाले से हासिल होती है। अगरचे इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, लेकिन तौहीन की सूरत में वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को भी हासिल है, जिसमें ये समझना थोड़ा सा आपसे सजा कैद की सजा भी दी जा सकती है।
मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि आमतौर पर पास में भी हमारे इलेक्शन कमीशन पर जब भी चाहे ज़िया-उल हक का रेफरेंडम हो, चाहे मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हो, या और भी पास में जो इलेक्शंस हों, उसमें इलेक्शन कमीशन को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था और अच्छे बड़े पाए के जजेस आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है उसके होते थे, लेकिन वो मोर्द इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को ठहराते थे, कमिश्नर को कम, लेकिन वो सरबरा होता है। यहाँ जो सूरत हाल है इसमें खाली एक इनको सिंगल आउट किया है, कमीशन को नहीं कहा है जो चार सूबों को। इसलिए मैं कह रहा था कि वो अपने तौर पर ये लेंगे या कलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हमें के बिहाफ पर कमिश्नर साहब कहें कि कंटेम्प्ट ऑफ का नोटिस लिया जाए। देखिए, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या इज्जत और एहतराम रहता है। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि बतौर एक इदारा इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कार्रवाई कर सकता है और अपने जो इख्तियारात कानून के तहत उसको हासिल हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। शुक्रिया सलमान राजा साहब, हमारे दोनों बड़े, मैंने कहा ना, बड़े सीजनड सीनियर लॉयर माहिर कानून मोहतरम इरफान कादिर साहब और सलमान राजा साहब का फरमाना था कि यानी इन्होंने पॉलिटिकल कमिटमेंट से जो है गुरेज करते हुए ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के ये दायरे इख्तियार में है, इलेक्शन कमिश्नर के दायरे इख्तियार में है कि इस तरह का बराह रास्त उन पर अगर हमला किया जाए, उनकी ज़ात पर हमला किया जाए तो वो इस पर इज़्ज़त हद के लिए जा सकते हैं। गुफ्तगू करेंगे ज़्यादा तफसील से बलूचिस्तान की कि वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट क्या कहा जा रहा है कि ख़तरे में है, और बलूचिस्तान हो या कराची हो, दोनों के बारे में कहा जाता है ना सियासत और उसके मिजाज और उसके मौसम का पता नहीं कब बदल जाए। सनाउद्दीन रज़ी की गवर्नमेंट किस तरह गिरी थी। जाम साहब ने ये दावा किया कि एक माहिदा नाराज़ अरकान से हो चुका है और एक माहिदा तय पा चुका है जिसके दिन वैसे 15 दिन तक टल चुका है, लेकिन वाकई ऐसे ही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नवाब असलम रईसानी साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और फिर अपोजिशन लीडर सना बलोच भी होंगे इस पर, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। दावा तो यही किया जा रहा है जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनके हामियों की जानिब से कि एक माहिदा तय पा चुका है उनके और नाराज़ अरकान के दरमियान में। ये नाराज़ अरकान जो हैं वो पहले एक नाराज़ बलोच होते थे जो मुल्क से बाहर होते थे, हरबियार मरी और बुगटी के साहिबजादगान और मैंगल के एक साहिबजादे, लेकिन ये एक नई टर्म आई है नाराज़ अरकान और ये हर पार्टी में हैं। आमतौर पर इनके बारे में परसेप्शन ये है कि नाराज़ अरकान वो होते हैं जो ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ उनको कुर्सी नहीं मिलती, उनको ये नाराज़गी होती है कि उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मर्ज़ी से नहीं होते, उनकी एक ये नाराज़गी होती है कि जनाब उनको जो फ़ंड हैं वो रिलीज़ नहीं होते। क्या जाम साहब ये तमाम वादे कर चुके हैं उन नाराज़ अरकान से, यानी बाप पार्टी से? क्या बाप पार्टी, क्योंकि एक पार्टी बनी थी, आपको कहता है कि आर्किटेक्ट उसके कौन थे इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं, रईसानी ख़ानदान का बलूचिस्तान की सियासत में बड़ा अहम है। इनके वालिद नवाब गौस बख्श रईसानी गवर्नर हुआ करते थे 70s में। नवाब साहब शुक्रिया, आप मुझे इल्म है कि अभी बाहर से आए हैं, तो नवाब साहब आते ही आप कोयटा की जगह इस्लामाबाद आए तो मैदान में आ गए। क्या जाम साहब बड़ी मुश्किल में हैं, उन्हें निकाल सकेंगे आप, या आपको इल्म है कि जब कोई तय हो जाए किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में फैसला तो उसे बचाना मुश्किल होता है? ऐसे ही है ना नवाब साहब, आपने तो बारह, मुझे इल्म है कि पूरे 5 साल निकाल लिए थे। जी नहीं, ये जो हज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों और बाप पार्टी के दोस्तों ने एक मुश्तरका एक कोशिश की थी, मैं बाहर था और नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जमा करने से मेरे ख्याल एक दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं पहुंचा हूं और मेरा सिर्फ
कि मलिक नसीर शाहवानी जो BNP के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, मलिक साहब से मेरा रब्ता है, बाकी किसी से रब्ता नहीं। अब मैं कल कोयटा जाऊंगा, देखेंगे कोयटा में क्या हो रहा है। लेकिन ये खैर ठीक है कि आप अभी बाहर से पहुंचे हैं और पहले इस्लामाबाद का मिजाज यकीनन आपने पूछा होगा ताकि फिर कोयटा जाएं। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है, अब पहले कराची के बारे में कहा जाता था कि यहाँ का मौसम और दोस्त का मिजाज और पता नहीं चलता मौसम का। अब बलूचिस्तान के बारे में भी कुछ नहीं होता। अच्छा खासा भारी अक्सरियत से, 2/3 अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर बनता है। सेनेट में भी देखा, सूबाई असम्बली में देखा, सरप्राइज होता है। तो इस वक्त हम ये समझें कि सूरत हाल ऐसे ही है कि हमें नहीं पता। जैसे मैं फिर सना ज़हरी की बाद में बात करूँगा कि ये तब्दीली की लहर शुरू हो चुकी है नवाब साहब। ये मुझे पता नहीं, कोयटा जाकर ही मैं बता सकता हूँ मुझे सब, क्योंकि ये इस सारे प्रोसेस में मैं नहीं था और बस दोस्तों ने नोटिस जमा करा दिया। अब सुना है कि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें मोशन में कोई टेक्निकल कोई फ्लॉज हैं, तो जाहिर है अभी अज़म इख्तिलाफ फिर बैठेगी सर जोड़ के और अपने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ कि वो जो फ्लॉज है उसको रिमूव करने के लिए। नवाब साहब, एक तो हम सुनते थे और अब से नहीं बहुत बरसों से सुनते हैं, एक नाराज़ बलोच, यानी वो लोग जो बलूचिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हुए, कुछ पहाड़ों पे चले गए, कुछ गैर मुल्क चले गए। ये नाराज़ बलोचों का सुना था। नाराज़ अरकान की भी एक नई टर्म आई है, यानी वो मैं भी कह भी रहा था कि वो नाराज़ अरकान जो समझते हैं, पता नहीं आप जब चीफ मिनिस्टर थे इस तरह अरकान असम्बली से मिलते थे या नहीं, उनके कहने पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते थे या नहीं थे, उनके बिला तफरीक पे फंड मिलते नहीं थे। तो ये जो नाराज़ अरकान है वो तो कहते हैं जी मसला नाराज़ अरकान से किसी हद तक तय पा चुका है, मायदा तय चुका है। यानी अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी ही अरकान के साथ उन्होंने मायदा किया है कि 15 दिन तक आप ज़रा सब्र करें, हम आपके मसले हल कर देंगे। मीर सादिक संजरानी साहब बहरहाल वो तो बादशाह गर हो गए हैं ना, सेनेट के चेयरमैन बने। तो ये जो नाराज़, मैंने कहा पहले नाराज़ बलोच, अब नाराज़ अरकान। नवाब साहब नाराज तो पहले दिन से नाराज थे। जिस दिन मैंने हल्फ लिया, क्योंकि मैं कोई 3 महीने बाद जो मेरा भाई इसमें मारा गया बम धमाके में, तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए, जिस दिन मैंने हल्फ दिया उस दिन मुझे एक दोस्त ने कहा कि हम 14 अरकान आपके साथ हैं 3 साल पहले। तो अब पता नहीं अब जाएंगे कि बाप से इनकी नाराजगी किस पे है। विरासत में इनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, या कुछ किसी भाई को ज्यादा मिला, किसी बहन को कम मिला, या किसी बहन को ज्यादा मिला, भाई को कम मिला। देखते हैं कि किस चीज पे बाप के साथ इनका झगड़ा है। नवाब साहब बड़े जहांदीदा सियासतदान। नवाब साहब गो के आपके एक तरफ तो सरदारों का तो रवायत रही है, मरी, मैंगल, बुकटी, लेकिन जाम साहब के वालिद भी जो बड़े जाम साहब थे, जाम साहब लजबेला जिन्हें कहते थे, अयूब खान के ज़माने में सियासत बड़ी कामयाब की, गवर्नर रहे भुट्टो साहब के। जाम यूसुफ साहब की भी बड़ी सलाहियतें थी। अब ये जाम तीसरी जनरेशन है। तो जाम साहब हमारे ये जो मौजूदा जाम कमाल साहब हैं, इनमें इतनी सलाहियत है, सलाहियत का लफ्ज़ नसीब कर रहा हूँ, एक इतनी सियासी ज़हानत और दूरअंदेशी और वो जो जोड़ तोड़ कि वो इनको मना सकें और मुतमईन कर सकें। नवाब साहब नहीं, सलाहियत कोई ख़ास मैंने सलाहियत नहीं देखी। जाम साहब झूठ बहुत बोलते हैं और यानी अपने बात की पासदारी नहीं करते हैं। ये इस किस्म की खूबियाँ मैंने देखी, बाकी तो जाम में मैंने कोई खूबी नहीं देखा। चलें, जो अब आखिर में जो नवाब असम रईसानी साहब ने आपने जब ये बात कह दी कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला मोहतरम हमारे जो है जाम कमाल साहब, मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि झूठ बहुत बोलते हैं और वो भी आप कहते हैं राशन के हिसाब से बोलते हैं। ये वैसे ये एक नई टर्म आई है मुझे कि राशन के हिसाब से। तो अब मेरे साथ एक और बड़े सीनियर रहनुमा अब तो हैं जनाब सना बलोच साहब। सना बलोच साहब बड़े अख्तरुल्लाह मैंगल साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी रहे हैं और ये बड़े सख्त नाराज़ रहे कि कर से बाहर रहे, लेकिन अब मेन इसी पॉलिटिक्स में आए, MP हैं। शुक्रिया सरदार सना। मुझे इल्म है कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में जब आप बैठे हुए हैं और जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त उरूज पर है,
तो क्या जाम साहब जो आज जो खबर आई है कि नाराज़ अरकान को मनाने में कामयाब होने की और 15 दिन का वक्त भी मिल गया है, तो वाकई वो कामयाब हो गए हैं सना जान? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सियासी बहरान है और इस सियासी बहरान को इस तरह जो है हफ्ते 10 दिन में हल भी नहीं किया जा सकता है। और इस बहरान की बुनियादी वजूहत यही हैं कि जो बाप पार्टी में भी जो दो बड़े दड़े बन गए, उसकी बुनियादी वजह भी क़यादत का इख्तलाफ है। यानी जो कायद ऐवान है या वज़ीर आला है, सबका इख्तलाफ उन्हीं से है। तो जब सब दबे अल्फाज में यही कहते हैं कि वज़ीर आला की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन है, वज़ीर आला ने सूबे में जो है जो हुकूमत का तर्ज़ निज़ाम है या तरीक़ेकार है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, उस पर मरकज़ियत है और एक किस्म की शख्सी आमरीत कायम है। तो मेरे ख़्याल में 10 दिन देने से, 15 दिन देने से ये बहरान बढ़ेगा, बहरान कम नहीं होगा। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट यही आएगा कि सूबे को जितनी जल्दी इस बहरान से निकाला जाए इतना ही बेहतर है। लेकिन सना जान, ये जो बलूचिस्तान के असम्बली के अरकान की तादाद जहाँ तक मेरे इल्म में 65 है और जो करारदाद जमा कराई है वो अरकान 16 हैं। खैर टेक्निकली भी हमें इल्म है कि आम तौर पर उन अरकान को कुछ लोगों को अलग रखा जाता है, पोशीदा रखा जाता है, नाम नहीं सामने आना चाहते, और कुछ लोग उस वक्त आते हैं जब उन्हें ये समझ जाते हैं कि हाँ जी हुकूमत के पलटने का दिन आ गया। अभी मैं नवाब असम रईसानी साहब से गुफ्तगू कर रहा था और रईसानी साहब ने जब जो जुमला कहा कि पता नहीं राशन के हिसाब से झूठ कुछ इस तरह का, उससे लगा वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है। तो इस आप समझते हैं कि ऐसा मूव जाम साहब के साथ आ गया है कि न सिर्फ नाराज़ रहेंगे और अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत गिरा सकेंगे, हिला सकेंगे जाम साहब की सना जान? आज पूरा दिन जो बलूचिस्तान असम्बली का जो हमारा सेक्रेटरीट है उससे हम राब्ते में रहे कि गवर्नर सेक्रेटरीट से कोई इस तरह का जो समरी गई थी असम्बली रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि नो कॉन्फिडेंस पेश किया जाए, अदम एतमाद का वोट वहाँ पर पेश किया जाए, तो उनको भी अभी तक गवर्नर सेक्रेटरीट से कोई इस तरह का कोई मरासला या कोई लेटर या इस तरह के एतराज़ात पर मबनी जो है कोई दस्तावेज़ उनको नहीं मिली। फिर मैंने ख़ुद गवर्नर हाउस बज़ाते ख़ुद भी फ़ोन किया कि अगर इस तरह के कोई एतराज़ात हमारे उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लगे हैं, करारदाद पे लगे हैं, तो वो बताया जाए। या तो ये है कि हुकूमत का अपना तरीक़ेकार में कोई खामी और गलती है या हुकूमत ख़ुद इसको डिले करना चाहता है, तो हमें बता दिया जाए ताकि हमारे पास और भी जो रास्ते हैं, यानी हमारे पास अदालत का भी रास्ता है, हमारे पास दोबारा जो है मोशन या तहरीक जो करारदाद है अदम एतमाद के हवाले से जमा करने का भी हमारे पास ऑप्शन है, रास्ता है, असम्बली को रिक्वेस्ट करने का है। जो हम अपने ऑप्शंस पे बात करें तो अफसोस से कहना पड़ता है एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं बलूचिस्तान असम्बली के या हमारे पार्लिमानी जो नॉर्म्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है और अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में जमहूरियत के लिए, वैसे भी लोग जमहूरियत को पाकिस्तान में बड़ा उस पर सवालिया निशान है कि हमारी जमहूरियत जो है वो किसी और मुक़्तदरा के कंट्रोल में है, काबू में। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जो है शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए कि एक अदम एतमाद की तहरीक को भी जो है वो रोकने की कोशिश की जाए। मेरी ख्वाहिश तो ये थी और कोशिश भी कर रहे थे कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी हमसे रब्ता करें। शुक्रिया सना बलोच। मैं चाह रहा था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जुमान से भी रब्ता हो और हम अभी भी कोशिश कर रहे थे अगर उनकी कॉल मिल जाती तो उनका मौक़िफ़ भी मालूम करते। लेकिन बहरहाल जाम साहब गवर्नमेंट की तरफ से जो कल की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुआ, जो उनकी तरफ से ट्वीट आया, उसमें तो उनका यही कहना है कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ लाया जा रहा था वो फिल वक्त जो लोग ला रहे थे उन्होंने मुआहदा कर लिया है, 15 दिन का दिन दिया है और उन नाराज़ लोगों की जो है नाराज़गियाँ ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और फिर जैसे मैंने कहा, बदकिस्मती से नाराज़गियाँ कोई कौम के लिए नहीं होती, बलोच कौम के लिए, आवाम के लिए नहीं होती, महंगाई के लिए नहीं होती, बेरोज़गारी के लिए नहीं होती, गुर्बत के लिए नहीं होती, बल्कि सॉरी टू से मैं नियत पे शुबा नहीं कर रहा, होती है आम तौर पर वही ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और छोड़िए यहीं तक मैं रखता हूँ। लेकिन वैसे तो बसें आ गई हैं ग्रीन, 5 साल से इंतज़ार था उसका। और तो चलिए ज़रा चलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कि ये जो 40 बसों की पहली खेप आई है जिस पर PTI फूली नहीं समा रही,
वाकई इससे कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। बिल आखिर पीटीआई की हुकूमत ने वफाक के तहत जो कमिटमेंट किए थे उनमें से एक कमिटमेंट ज़रूर पूरा किया है, जिस पर हमारे गवर्नर साहब और हमारे असद उमर साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और कल मैं देख रहा था कराची पोर्ट पर बसें उतर रही थीं, बसें चढ़ रही थीं। ज़रा देखिए एक झलक के, बहरहाल एक कंट्रीब्यूशन तो है कराची के लिए इन बसों का आना। ज़रा देखिए। तो अभी तक का कहा गया है कि जनाब 40 बसें जो हैं वो आएंगी अगले हफ्ते, 40। तो ज़रा असद उमर साहब को देखिए, मैंने कहा ना कि जी ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है। ये 40 बसें हैं जो हमारे पास आई हैं और अगले माह जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी। तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। इन बसों पे इंशाल्लाह जो एयर कंडीशन बसें हैं जिनका इंतहाई मुनासिब किराया। जी हाँ, मैंने कहा ना कि 2016 में ये मंसूबा था, 16 अरब का मंसूबा था, 5 साल इसको लग गए और अब कहते हैं जी 40 बसें आई हैं, 80 बसें आई हैं। इनसे कितने बसें होंगे? मुमताज़ आर्किटेक्ट और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से एक बड़ा मोतबर नाम है हमारे आरिफ हसन साहब का। आरिफ भाई शुक्रिया। आप ये बताएं, जो बिलाखिर 5 साल बाद ग्रीन बस तो आ गई, लेकिन कराची जिसकी आबादी 1.5-2 करोड़ है, वैसे तो खैर ठीक है, लंगड़ी लूड़ी ट्रांसपोर्ट मौजूद है, इस ग्रीन बस के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा आरिफ भाई? देखिए, जिस कॉरिडोर में ये चलेगी वो गालिबन नहीं बल्कि यकीनन कराची का सबसे बिजी कॉरिडोर है जी। और उस कॉरिडोर को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो लाजवाब फर्क पड़ेगा। तो तकरीबन 1.5 लाख लोग रोजाना उसको इस्तेमाल करेंगे। 1.5 लाख लोग, अच्छा। तो उनके लिए और उन लोगों के लिए जो इससे रिश्ता जोड़ सकते हैं बसों के जरिए, उनके लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप कहें कि पूरे शहर के लिए क्या फर्क पड़ेगा, तो पूरे शहर के लिए तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कराची में कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ ट्रिप्स पर डे होती है और ये कोई 1,50,000 को कैटर करेगा। मगर जब आपकी बाकी बन जाएंगी BRTs, जिनकी उम्मीद है, तो मेरे ख्याल में कराची के काफी आबादी को फायदा पहुंचेगा। मेरे ख्याल में कोई 10% आबादी को फायदा ठीक है। आरिफ हसन साहब हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान और सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब हैं, बड़े सीनियर घराने के। तैमूर साहब, किसी एक चीज़ की तो तारीफ़ कर दें, अगर ये कराची के लिए बसें वफाक 2016 के बाद यानी 5 साल बाद लेने में आ गया है, तो इसको पॉजिटिव कदम ही करार दिया जाएगा ना तैमूर जी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सूबाई वजीर साहब का लाइन ड्रॉप हो गई। कहीं टेक्निकल सबब तो नहीं है या ये चाह नहीं रहे हैं कि अपने रद्दमल का इजहार नहीं करें? तो मैं चलते चलते ज़रा क्रिकेट पर भी गुफ्तगू हो जाए कि जी सॉरी तैमूर साहब आ गए जी। मैंने जी अभी एक और जुमला भी कहने वाला था जी। तैमूर, इसको पॉजिटिव कदम करार दिया जाएगा जो बसें आई हैं 40 वफाक की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं रद्दमल क्यों नहीं देना चाहूंगा और मैं क्यों आपका जवाब नहीं देना चाहूंगा। हाँ, लेकिन जी सवाल कीजिएगा। नहीं, ये जो ग्रीन बसें आई हैं तो इसका खुशामदीद कहना चाहिए ना तैमूर तालपुर, अगर कोई पॉजिटिव काम वफाक की तरफ से हुआ है। देखिए, पहली बात तो
जो पैसे सिंध हुकूमत ऑलरेडी दे चुकी है वफाकी हुकूमत को ऑरेंज लाइन के लिए, जिसकी हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, उसकी बसें क्यों नहीं ला के दे रहे हमें? जहां पर अभी तक तैयारी हुई नहीं है, इन्होंने टेस्टिंग की नहीं है, इनकी कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेट हुए नहीं है ग्रीन लाइन के, पर इनको रिबन काटने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तो मुझे ये जल्दी का मकसद समझ में नहीं आता। आपने देखा BRT पेशावर के साथ क्या हुआ, जब इनकी बन के रेडी हुई थी फीजिबिलिटी, तो उसी वक्त इनको फर्स्ट सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कह दिया था इन्होंने कि ये जो इनके अलग अलग जगहों पर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले सॉल्व की जाए। वर्ल्ड बैंक को इन्होंने इग्नोर करके और BRT लगा ली। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपने देखा किस तरह से हादसे हो रहे हैं, किस तरह से मसले मसाइल। नहीं, देखिए तैमूर, एक बात है, देखिए अगर कराची के लिए एक स्टेप भी, और आप देखिए, अब सॉरी टू से, हमारे तो फौजिया वहाब के साहिबजादे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, एडमिनिस्ट्रेटर हुए 2 साल हो गए। हर रोज़ जो कराची की कैसी कैसी भयानक तस्वीरें छप रही होती हैं, गलियों पे पानी, सड़कों पे पानी, गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर, यानी तनकीद तो हर चीज़ पे हो सकती है। अगर 40 ही बसें आई, चले, कोई आरिफ हसन साहब कह रहे थे कि 1.5 लाख लोग इससे शायद सफ़र कर सकें, उसको आप इसलिए कराची का काम हो रहा है या सिंध का लिए कहा आ रहा है, तो उसको जहाँ तक अच्छा हो वहाँ अच्छा कहना चाहिए, वरना तो फिर ये होगा ना कि आपकी वफाक और सिंध की सियासत में जिस तरह MKM ने सिंध हुकूमत की मुखालफत करके सिंध के शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचाया, इस तरह तो आप भी पहुंचाएंगे फिर तैमूर। नहीं, देखिए, हम हर मुस्बत अमल को वेलकम करते हैं। कहा आटे में नमक के बराबर जरूर है, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमने यही सीखा है, जो कुछ भी आ रहा है, जो कराची का राइट बनता है, जो कराची का हक बनता है, वो तो ये लोग हमें नहीं दे रहे, पर जो ये दे रहे हैं उसको हम वेलकम करते हैं। पर हम समझते हैं कि इसको एक बेहतर अमल के साथ लाएं, ताकि जो गलतियां BRT पेशावर में हुई वो यहाँ पर नहीं हो। अगर ये 40 बसें ला रहे थे, जो ऑरेंज लाइन हमने प्रिपेयर और रेडी कर ली है, जिसका इफ्तिताह मुराद अली शाह साहब करने वाले हैं 2-4-6 दिन के अंदर, तो अच्छा चलिए, आपने जिक्र किया तो जो शाह साहब का जो KCR है, मतलब ये भी एक ऐसा मंसूबा, हमने शेख रशीद साहब बड़े कई बार आए, मुझे भी अपने उन्होंने एक छोटी मोटी पता नहीं टूटी फूटी कोई बिठाला और चक्कर लगाया कि जी हमने कोई 12 किलोमीटर का रास्ता साफ कर दिया। KCR अगर कराची में आया तो पूरे सिंध को फ़ायदा पहुँचेगा, शहर को फ़ायदा पहुँचेगा। और शाह साहब ने तो कई बार ये कहा कि इसके लिए जापान उन्हें कई अरब डॉलर देने के लिए तैयार है, तो हम उम्मीद रखें कि इसमें कुछ पेशरफ जल्दी हो जाएगी। जी तैमूर, सॉरी, एक तो तैमूर तारसूर साहब मुझे लग रहा है कि सफ़र में हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोन पर आ जाएं, लेकिन ये इंटरनेट की कुछ खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ ये कि ऐन उस वक्त जब कोई बड़ा अहम सवाल हो, हसास सवाल हो, तो लाइन कुछ ड्रॉप हो जाती है। लेकिन तैमूर ये कह रहे थे, जब मैंने पहले ये कहना शुरू किया, उन्होंने कहा नहीं हम क्यों नहीं सामने आएंगे, और वो आए भी, और उन्होंने ये कहा कि इस हद तक हम वेलकम करेंगे कि कराची में 40 बसें आईं। गुफ्तगू तो मैं क्रिकेट पर भी करना चाह रहा था कि न्यूजीलैंड ने जो कुछ किया है, और इससे सिर्फ एहतजाज और से काम नहीं चलेगा, बल्कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही जैसे मैंने कहा कि मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।